बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जब अपनी पहली वीडियो बनाई इस हवाले से कि पाकिस्तानी कौम को आगाह करें कि अल्लाह ना करे अगर दुश्मन की फ़ौजें पाकिस्तान में दाखिल हो जाती है तो उस वक्त पाकिस्तानी कौम किस तरह पाक फ़ौज के साथ खड़ी होकर दुश्मनों का मुकाबला करेगी, उस वीडियो को अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों ने देखा। सिर्फ सोशल मीडिया पे हमारे कुछ अकाउंट्स हैं जिन पर 50 लाख के करीब उसके व्यूज़ हुए हैं। जहां पाकिस्तानियों की तमाम बड़ी तादाद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अप्रिशिएट किया उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को कि जो उनको दी गई थी कि अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें वो किस तरह सर्वाइव करें और पाकिस्तान का दिफा करें, पाकिस्तान आर्मी की हिमायत करें। मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिनका ताल्लुक या खवारिज से था या वो लिबरल सेकुलर तबके से ताल्लुक रखते थे कि जिन्होंने हमारी उस वीडियो पर बहुत एतराज़ उठाए। और उनके एतराज़ दो तरह के थे। एक एतराज़ ये कि आप ग़ज़वा हिंद की बात क्यों कर रहे हैं, ग़ज़वा हिंद तो हो चुका है। कुछ ने कहा कि हदीसें ज़ईफ़ हैं, कुछ ने कहा कि ग़ज़वा हिंद तो उस वक्त होगा कि जब यरूशलेम पहले फ़तह हो जाएगा और उसके बाद ग़ज़वा हिंद होगा, और आप लोगों को ग़ज़वा हिंद के नाम पर कंफ्यूज कर रहे हैं। उन लोगों को हम सिर्फ इतना जवाब देंगे कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारतें तुम्हारे लिए नहीं हैं। जिनके नसीब में अल्लाह ने ग़ज़वा हिंद लिखा है वो इस ग़ज़वे में शामिल होंगे। और अगर तुम ग़ज़वा हिंद को नहीं भी मानते हो, लेकिन इससे कौन इनकार कर सकता है कि आज पूरा मुशरिक हिंदू पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, दुश्मन के हमले के लिए अपने आप को मुनज़्ज़म कर रही हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि जिस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है इंडिया में और कश्मीर में, और जो पोस्चरिंग है, जो इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त जो एग्रेसिव पोस्चर रखे हुए हैं, जो नए हथियार खरीद रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि वो एक फॉल्स फ्लैग के बहाने से या किसी भी और तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एक जंगी कार्रवाई करना चाहते हैं। तो अगर कोई शख्स पहले से आजान देकर अपनी कौम को आगाह कर रहा है कि अगर इस किस्म की कोई जंग पाकिस्तान में दाखिल होती है तो तुमने किस तरह पाक फौज का साथ देना है, तो इसमें क्या खराबी है, इस पर सिर्फ वही लोग एतराज करेंगे कि जो दुश्मनों के गद्दार हैं, हमारी सफ़ों में खवारिज हैं, मुशरिक हैं, या वो लोग हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया में हमेशा डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं और इस कोशिश में रहते हैं कि पाकिस्तानी कौम को हमेशा दुश्मन की तरफ से गाफिल रखा जाए। कुछ लोगों ने यह एतराज़ किया कि आप कहते हैं जी जंगें हमारे शहरों में लड़ी जाएंगी, तो ये तो पाकिस्तान आर्मी की तौहीन हो गई। ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान आर्मी के होते हुए दुश्मन हमारी सरहदों के अंदर दाखिल हो जाए। अगेन उन तमाम जाहिलों को हम सिर्फ ये कहेंगे कि आज मशरिक़ वस्ता में होने वाली जंगों को देख लो। क्या जंगें इराक़ में, शाम में, लिबिया में, यमन में शहरों के अंदर नहीं लड़ी जा रही? 21वीं सदी की ये जंगें शहरों के अंदर ही लड़ी जाती हैं। और दूसरी जानिब खुद पाकिस्तान में क्या सवात हमारे हाथ से नहीं निकल गया था कि सवात की 20-25 लाख आबादी को हमें बाहर निकालना पड़ा और हमने फिर पूरी पाकिस्तान आर्मी ने एक भरपूर जंग करके हमने सवात को वापस लिया? क्या ट्राइबल एरियाज में हमारे खवारिज नहीं घुस गए थे कि हमें वहां जंग करनी पड़ी और उससे पहले अपने लोगों को बाहर निकालना पड़ा? क्या सिविलियंस पाकिस्तान आर्मी के साथ कभी नहीं लड़े? 1965 की वॉर आप देख लीजिए। क्या सिंध के अंदर सिंध के हुर मुजाहिदीन को इस्तेमाल नहीं किया गया उन डेजर्ट्स में पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर इंडियंस के खिलाफ? क्या पाकिस्तान आर्मी ने जब राह रास्त, राह निजात, ज़रबे अज़ब ये ऑपरेशंस किए तो क्या इनमें कबायली लश्कर हमारे साथ शामिल नहीं थे? हर जगह अमन कमेटियां बनी थी, कबायली लश्कर बने थे। वो सारे सिविलियंस थे जिनको मुसल्ला करके या जो मुसल्ला होकर उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया खवारिज के खिलाफ लड़ने में। क्या 1947 में 48 में कायदे आज़म ने सिविलियंस को, कबायली मुजाहिदीन को इस्तेमाल नहीं किया था कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए? और आज जो कश्मीर आज़ाद हुआ है वो सिविलियंस का आज़ाद कराया हुआ है। बात यह कि इस बात पर एतराज़ करने वाले, जैसे हमने पहले कहा कि ये वो खाइन, गद्दार और मुनाफिक हैं जो कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं और आने वाले खतरात से आगाह नहीं कर रहे। मेरा काम कौम में पैनिक फैलाना नहीं है, खौफ फैलाना नहीं है। आपको आगाह करना है, तंबीह करना है, नसीहत करना है कि तैयारी कर लो, कि जो तैयारी दुश्मन कर रहा है अगर वो हमारी सफ़ों में दाखिल होगा तो हम अपनी जान, माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत कर सकें।
पाक सरजमीन की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत कर पाए और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पुश्त महफूज कर सके। क्योंकि आज जिस किस्म की जंगें लड़ी जा रही हैं, इसमें दुश्मन हमारी सफ़ों के पीछे भी मौजूद है। टीटीपी, बीएलए, पीटीएम, एमक्यूएम, ये तमाम दहशतगर्द ग्रोह जिनके खिलाफ हम इतने बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस कर चुके हैं पाकिस्तान में, आज भी हमारी सफ़ों के अंदर मौजूद है। और पाकिस्तान आर्मी की पुश्त महफूज करने का काम उन लोगों का है जिनको आप सिविलियंस कहते हैं। दुनिया के तमाम बड़े बड़े ममालिक जो अपनी सिक्योरिटी के मामले में संजीदा है, वो क्यों कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस रखते हैं अपने हर जवान मर्द के लिए और औरत के लिए? क्या वो अपनी मुसल्लह अफवाज की तौहीन कर रहे होते? क्या स्विट्जरलैंड जिसकी सारी आबादी मुसल्लह है वो अपनी फौज की तौहीन कर रही है? क्या इसराइल, तुर्की, ईरान जिनके अंदर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है वो अपनी फौजों की तौहीन कर रहे हैं? या वो अपनी कौम को तैयार कर रहे हैं उन आने वाले वक्तों के लिए कि जब मुश्किल वक्त आए तो पूरी कौम खड़ी हो अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ? तो जब हम पाकिस्तान में ये बात करते हैं, उस वक्त ये जहन्नुम के कुत्ते खवारिज क्यों भौंकना शुरू कर देते हैं कि आप पाक फौज की तौहीन कर रहे हैं, आप सिविलियंस को क्यों मुसल्लह करना चाहते हैं, पाक फौज काफ़ी है लड़ने के लिए, शहरों में थोड़ी लड़ाई होगी, लड़ाई तो सरहदों पे होगी। ये सारी डिसइंफॉर्मेशन और झूठ और प्रोपेगेंडा ये उसी लेवल का है जिस लेवल का जब हलाकू खान बगदाद के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था, तो उस वक्त के वजीर आज़म ने इब्न अलकमी ने खलीफा को मशवरा दिया कि बगदाद तो अमन का शहर है, अमन की आशा कर रहा है, हमें क्या ज़रूरत है मंगोलों से लड़ने की? तो 4 लाख की फ़ौज को आप रुखसत कर दें, छुट्टी पे भेज दें घर, कि हम जंग नहीं करना चाहते, हम पैसिफिस्ट हैं, हम हर काम अमन से और बातचीत और निगोशिएशन से तय करेंगे। और नतीजा क्या हुआ कि जब हलाकू खान दरवाजे पर पहुंच गया तो खलीफा ने उसको हीरे जवाहरात भेजे। तो उस हलाकू खान ने वो हीरे जवाहरात खलीफा के सामने रख दिए कि इनको खाओ। और जब खलीफा ने कहा मैं इनको खा तो नहीं सकता, तो हलाकू खान ने कहा फिर जमा किस लिए किए थे, फिर फौज क्यों नहीं बनाई? फिर उसी खलीफा को कालीन में लपेट कर पूरी मंगोल फौज जो थी वो उसके ऊपर घोड़ों से रौंद दिया गया। और बगदाद की 25 लाख की आबादी में एक शख्स भी जिंदा नहीं बचा। और 3 दिन तक पहले दजला का पानी सुर्ख हुआ खून से, और फिर अरसे तक दजला का पानी स्याह हो गया उन तमाम लाइब्रेरियों की किताबों से कि जो दजला में फेंकी गई थी, जिनकी स्याही से दरिया स्याह होता चला गया। ये दुनिया का अज़ली अब्दी कानून है, याद रखिएगा। जो कौम ज़माना अमन में जंग के लिए तैयार नहीं होती वो रुसवा की जाती, वो जलील होती है। और हम तो ज़माना जंग में दाखिल हो चुके हैं। आज किसको शक है कि कश्मीर हमारा दुश्मन ले चुका है? वो अब हमें बगैर तलवार के नहीं वापस मिलेगा। हम जो मर्जी डिप्लोमेसी कर लें, जो मर्जी तरीका इख्तियार कर लें, जो मर्जी जुलूस निकाल लें, जो मर्जी यूनाइटेड नेशंस में चले जाएं, कश्मीर हमें तलवार से ही लेना पड़ेगा। और जितनी देर हम लगाएंगे उतना ही ज्यादा कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। फिलहाल जो रियासत की पॉलिसी है वो रियासत बेहतर जानती है, लेकिन हम एक डिफेंस एनालिस्ट की हैसियत से, एक दिफाई तज्जियाकार की हैसियत से, जिसका काम अर्ली वार्निंग रडार का भी है, आने वाले खतरात से आपको आगाह करने का भी है। लोग हमसे कहते हैं कि पाक फौज को आपसे ज्यादा मालूम है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि हमारी पाक फौज हमारे बेटे और हमारे ही भाई हैं, मगर डिफेंस एनालिसिस एक स्पेशलाइज्ड काम है। इससे कौन इनकार कर सकता है पाकिस्तान में कि 4th जनरेशन और 5th जनरेशन वॉर के बारे में हमने उनको बताया था। पाकिस्तान आर्मी जिस रिवायती जंग को लड़ती रही थी, जंगें बहुत तेजी से तब्दील हो रही थी। इसीलिए पूरी दुनिया की फौजों के साथ थिंक टैंक्स होते हैं, और उन थिंक टैंक्स का काम यही होता है कि जिस तरह पूरे खित्ते में, पूरी दुनिया में जंग की हिकमत अमली तब्दील होती जा रही है, आप मुसल्लह अफवाज को एडवाइस करते रहें। और यही काम हमारा है, मुसल्लह अफवाज को एडवाइस करने का भी और अपनी कौम को एडवाइस करने का भी। ये अजान हम अल्लाह के फजल से 12 बरस से दे रहे हैं, और अल्लाह के फजल से एक यू टर्न नहीं है, एक बात हमारी गलत साबित नहीं हुई। हमने जिस खतरे 2008 में हिंदू ज़ायनिज़्म पे पूरी टीवी सीरीज की थी कौम को ये बताने के लिए, और 10 साल लगे कौम को समझने में कि वाकई अब मशरक से हमारा एक हलाकू खान, एक मंगोल, एक हिटलर, एक चंगेज़ खान उठ के आ गया, हमारे सरों पर खड़ा है। और ये बात हम बार बार कह रहे हैं। लोग कहते हैं कब जंग होगी? जंग शुरू हो चुकी है, कश्मीर वो खा चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं अंदर आने की। अब वो अंदर आते हैं 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, या 6 महीने के बाद।
जितना वक्त आपको मिल रहा है ये तैयारी के लिए मिल रहा है। जाहिलों और बेवकूफों की बातें मत करो कि आप जंग की बातें करते रहते हैं, जंग तो होती नहीं। जिस लेवल पर हम बहैसियत एक कौम खड़े हुए हैं, हमें कम से कम तैयार होने में 2 साल लगेंगे अभी, और इतना वक्त दुश्मन हमें नहीं देगा। तो जो तैयारी कर सकते हैं, जैसे कहा कि हमारी तारीख में मौजूद हैं ये मिसालें। 65 की वॉर में हमने हुर डिप्लॉय किए थे सिंध में, सवात और वजीरिस्तान ऑपरेशन में हमने ट्राइबल लश्कर डिप्लॉय किए पाकिस्तान आर्मी के साथ। कश्मीर कायदे आजम ने कबायलियों से आजाद करवाया। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी हुआ करती थी पाकिस्तान में, बरसों चली, हम सब ने अपने कॉलेज के वक्त में एनसीसी किए, और मकसद उसका यही था कि जब मुल्क पे मुश्किल हालात आएंगे तो नौजवान स्टूडेंट्स जो हैं वो पाक फौज के साथ खड़े होंगे। ये पाक फौज की बेइज्जती नहीं है, ये पाक फौज की इज्जत अफजाई है, पाक फौज की हिमायत है, उनकी पुश्त महफूज करना है, और हर मुसलमान पाकिस्तानी अपनी पाक फौज के साथ खड़ा है। सिवाय खवारिज के और पीटीएम के और टीटीपी के और बीएलए के और एमक्यूएम के, इनके दहशतगर्दों के अलावा पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी होगी आने वाले वक्तों में। आज भी हम लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सिविलियंस हैं उनको मुसल्ला कर रहे हैं। क्यों? तो अगर सिविलियंस मुसल्ला होते हैं और तरबियत याफ्ता हैं तो इससे पाक फौज के लिए कमजोरी नहीं, पाक फौज की हिमायत और मजबूती होती है। और अब वक्त जो आ गया, क्योंकि वक्त अब हमारे पास नहीं है कि नेशनल कैडेट कोर के एनसीसी के 2-2 साल हम करें। अब पाकिस्तान आर्मी को, पुलिस को, एफसी को, पैरामिलिट्रीज को, जितने भी हमारे रियासती इदारे हैं उनको क्रैश कोर्स करवाने पड़ेंगे 15-15 दिन के, 10-10 दिन के। नौजवानों को, जितने पाकिस्तान के नौजवान हैं जो हथियार उठा सकते हैं, जो मजबूत जिस्म के हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के तलबा हों, चाहे बाजारों में दुकानदार हों, काम करने वाले स्टूडेंट, जो मर्जी किसान हो, सबकी तरबियत करने की ज़रूरत है कि हम एक मुनज़्ज़म कौम तैयार करें जिसकी क़यादत पाक फौज कर रही हो। 15-15 दिन का कोर्स काफ़ी है। और आज इस वीडियो के आखिर में हमारा मकसद भी यही था कि एक छोटा सा बेसिक आपको सेटअप बता दें कि जो हर पाकिस्तानी अपने तौर पे अपने लिए इंतज़ाम कर सकता है। लोग हमसे कहते हैं कि जी पाकिस्तान आर्मी हमारी तरबियत का इंतज़ाम करे। मुझे ये जवाब दें, क्या आपने जो गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना सीखा है वो आपको पाकिस्तान आर्मी ने या हुकूमत ने सिखाई है? आपने मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलाना किधर से सीखा? आपको शौक था, आपने अपने बड़े भाई से सीखा, अपने वालिद से सीखा, अपने दोस्तों से सीखा, क्योंकि आपको ज़रूरत थी उसकी। क्यों पाकिस्तानी कौम को अपनी हिफाजत के लिए हथियार के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है? इसके लिए आप हुकूमत का इंतज़ार करेंगे कि आपको सिखाए? आपके आसपास में कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जिसके पास लाइसेंस लीगल हथियार हो और वो आपको ट्रेनिंग दे सके? आज भी अल्लाह के फजल से कम से कम 1 करोड़ पाकिस्तानियों के पास, या उससे भी कहीं ज़्यादा के पास, तो कानूनी हथियार हैं। और जिनके पास कानूनी हथियार हैं, कम से कम वो तो अपने आप को ऑर्गेनाइज और तैयार करें कि अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़ती है तो हम पाक फौज के साथ अपने आप को खड़ा करेंगे। आज भी जगह जगह मुजाहिद बटालियंस बनाई जा रही हैं, जांबाज फोर्स बनाई जा रही है, रेगुलर फोर्सेज, ये वो रेगुलर मिलिशियाज हैं, हमारी पैरामिलिट्रीज हैं, या हमारे वॉलंटियर्स हैं जो पाकिस्तान आर्मी के अंडर काम करते हैं। इस चीज़ को फैलाने की ज़रूरत है पूरी पाकिस्तानी कौम में, ताकि हर कोई महसूस करे कि पाकिस्तान के दिफा में उसने एक किरदार और एक हिस्सा डाला है। ये सिविलियन और फौजी का फ़र्क अब ख़त्म हो जाएगा और इसको ख़त्म कर देना चाहिए। हम सारे पाकिस्तान के मुजाहिद हैं, पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, एक वजूद है ये। तो आज थोड़ा सा हम आपको कुछ चीज़ों के बारे में भी बताना चाह रहे थे कि हर पाकिस्तानी जिसके पास एक वेपन्स हैं, जिसके पास अपना राइफल का लाइसेंस है या पिस्टल का भी लाइसेंस अगर है, तो कुछ बेसिक इक्विपमेंट अपने साथ तैयार रखें। जैसे आप मुझे देख रहे हैं कि मेरे ये एक वेपन है, राइफल है मेरे पास, एक मेरे पास पिस्टल का लाइसेंस है, वो मैंने रखा हुआ है साथ अपने। ये लोड बेयरिंग वेस्ट है, LBV कहते हैं उसको, लोड बेयरिंग वेस्ट, जिसके अंदर ये आज आम मिल जाती है। अब तो आम मिल रही है, आप चाइना से मंगाएं या बाड़े में देखें या पेशावर में देखें, या आजकल तो ये स्पोर्ट्स और हंटिंग की दुकानों पे मिल जाती है। ये LBV है, इसके अंदर आपके पास अपने पास रखने की बहुत सारी ये दस्ताने हैं, ये ग्लव्स जिस तरह आप देख रहे हैं, ये इमरजेंसी में सामान को पकड़ने चीज़ों के बहुत काम आते हैं। फिर ये प्रोटेक्टिव गार्ड्स हैं, कोहनियों के भी और घुटनों के भी। और फिर एक बेसिक छोटा सा बैग, एक छोटा सा बैकपैक जिसके अंदर एक दूरबीन हो आपके पास, आपका जो वेपन है उसका एक्स्ट्रा मैगजीन और एमुनिशन हो, एक पीने के पानी की बोतल है, ये पीठ पे आ जाती है, इसके अंदर पानी होता है, छागल जिसे पानी के कहते हैं आप, पानी के छागल आपके पास हो, और एक रेनकोट, बारिश की सूरत में आप तकलीफ में ना हो, आप अपने आप को मैनेज कर सकें, और एक बेसिक मेडिकल पैक कि जिसके अंदर आप
ایمرجنسی کی صورت میں اپنا تمام علاج کر سکیں. اس کو قریب سے دکھا دو ان چیزوں کو. برنگ دم کلوز. سب کو دکھاؤ یہاں پہ. یہ بالکل بیسک آئٹمز ہیں اور کسی بھی بیسک ڈیوٹی کے لیے کہ آپ کو اگر حفاظت پہ مامور کر دیا جاتا ہے سڑکوں کی یا پلوں کی یا عمارتوں کی یا پاکستان آرمی کی، آپ نے کوئی بیگ سیکیور کرنی ہے، آرمی کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا ہے، تو آپ کے پاس ایک بیگ پیک تیار ہو جس کے اندر یہ سارے آئٹم پڑے ہیں. صرف آپ نے بیگ اٹھایا، آپ نے ویپن اٹھایا اور آپ ڈیوٹی کے لیے تیار ہیں. خاص طور پر وہ لوگ جو لائن آف کنٹرول پر ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو بارڈر ایریاز پر رہتے ہیں اور جو شہری علاقوں میں ہیں، وہ اگر ان کے پاس ویپنز نہیں ہیں، بیسک سوال ہوتا ہے جی ویپن ہم کہاں سے لائیں؟ دیکھو اگر پاک فوج آپ کو تربیت دے گی تو ویپن دیں گے وہ ساتھ آپ کو. میں آپ کو لائسنس بنوا کے نہیں دے سکتا، یہ ریاست کی پالیسی ہے. نہ میں آپ کو ویپنز کی ٹریننگ دے سکتا ہوں، میں انڈیویجول ہوں، میرا کام اذان دینا ہے، آپ کو آگاہ کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے. نہ میں ڈرائیونگ سکول چلا رہا ہوں، نہ میں کوئی ٹریننگ اکیڈمی چلا رہا ہوں، نہ یہ میرا کام ہے. جو ریاست کا کام ہے وہ ریاست نے کرنا ہے. نہ میں اعلان جہاد کر رہا ہوں، نہ میں اعلان جنگ کروں گا کہ جا کے بارڈر پہ حملہ کر دے دشمنوں پہ. یہ سب ریاست کا کام ہے. میرا کام جو ہے آپ کو آگاہ کرنا اور نصیحت کرنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ نے پاکستان فوج کے ساتھ کس طرح کھڑے ہونا ہے. وہ تمام لوگ جو کہ جی ہمارے، اور دوسرا میں خاص طور پر میڈیکل اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں. پورے پاکستان میں درجنوں میڈیکل کالجز ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس ینگ ڈاکٹرز ہیں جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں ابھی میڈیکل کالجز میں. دے آر اسٹوڈنٹس. ان کو بھی اپنے لیے اسی طرح کے بیگ تیار کرنے چاہیے جن میں آپ کے پاس بیسک میڈیسنز ہوں، دوائیاں ہوں، پٹیاں ہوں، خون روکنے کا سامان ہو. آپ اگر لڑنے کے لیے فائٹنگ مشین کے طور پہ آپ اگر استعمال نہیں ہو سکتے تو کم از کم آپ میڈیکل ایڈ تو دے سکتے ہیں نا. ہر پاکستانی جو ٹریننگ لے سکتا ہے، جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، جائیں، ابھی بھی وقت ہے. 15-20 دن کا بیسک فرسٹ ایڈ کا کورس کر لیں جا کے. یہ سیکھیں خون کیسے روکتے ہیں، ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو کیسے سنبھالتے ہیں، لوگوں کو خون ڈرپ کیسے لگائی جاتی ہے، لوگوں کے خون کیسے روکنا ہے اگر خون بہ رہا ہو بہت زیادہ. تو یہ بیسک ٹریننگ تو ہر پڑھا لکھا پاکستانی لے سکتا ہے. جو ڈاکٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی کمیونٹی میں ارینج کریں، لوگوں کو سکھائیں. یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر کورسز کروائیں اس بات کے. ہمارا آرمی پبلک اسکول APS جس میں بچوں کی شہادتیں ہوئیں، جس کا بیج ہم ابھی بھی اپنے سینے پر لگا کے رکھتے ہیں کہ جس کا انتقام ہم نے لینا ہے ابھی انڈیا سے. اس پر APS لکھا ہوا اور یہ لکھا ہوا ہے کہ وی ہیو ٹو اوینج APS. جب APS میں بچے ہمارے اس آڈیٹوریم میں شہید ہوئے تو وہاں پہ آرمی میڈیکل کور ان کو ایک فرسٹ ایڈ میڈیکل ٹریننگ کورس ہی کروا رہی تھی. ان بچوں کو ایک میڈیکل کورس کروایا جا رہا تھا کہ فرسٹ ایڈ کس طرح مینیج کیا جاتا ہے. تو یہ کورسز ہمارے یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز میں کرانے کی ضرورت ہے. جاپان میں ہر سکول میں بچے کو سکھایا جاتا ہے زلزلہ ہے تو تم نے بچنا کیسے. قومیں اس طرح تیار ہوتی ہیں. پوری قوم کا ایک نیریٹو ہوتا ہے، پوری قوم کا ایک بیانیہ ہوتا ہے. ہمارا بیانیہ بالکل واضح ہے کہ کشمیر پر کمپرومائز نہیں ہوگا، اور ہمارا بیانیہ بالکل واضح ہے کہ ہم پاکستان کی نظریات اور جغرافیہ دونوں کی حفاظت کریں گے. اور ہمارا بیانیہ بالکل واضح ہے کہ جنگ پاکستان کی حفاظت صرف پاک فوج کی ذمہ داری نہیں ہے، پوری قوم پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہوگی. کوئی پاک فوج سے آگے پیش قدمی نہیں کرے گا، کوئی اپنے طور پر اعلان جہاد نہیں کرے گا، کوئی اپنے طور پر پاکستانی ریاست کے اندر ہتھیار نہیں اٹھائے گا. لیکن پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر، چاہے وہ حر مجاہدین ہو، چاہے ٹرائبل لشکر ہو، چاہے وہ قائد اعظم کے بھیجے ہوئے لشکر ہو، چاہے وہ نیشنل کیڈٹ کور ہو، چاہے وہ جانباز ہو، چاہے مجاہد بٹالین ہو، NCC ہو، یہ سب وہ ہمارے والنٹیئر گروپس ہیں کہ جو پاکستان کے اندر قانونی طور پر ہیں، اور پاکستانی قوم کے تمام نوجوانوں کو ان کا حصہ بننا چاہیے. آج جو بات پھر آپ کو بتائیے، اس کو دوبارہ غور سے سنیں. یہ بات خوف پھیلانے کے لیے نہیں، آپ کو تنبیہ اور آگاہ کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے. اور جتنا وقت آپ کو مل رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو وقت مل رہا ہے اپنی ٹریننگ اور تربیت کے لیے اور تیاری کے لیے. اللہ کے فضل سے ہماری پاک فوج اور مسلح افواج کے شیر اور دلیر بیٹے دشمن کے دانت توڑنے کے لیے بہت کافی ہیں. لیکن جس طرح ہماری صفوں کے اندر غدار موجود ہیں، جس طرح کی دشمنوں سے ہمیں واسطہ پڑا، ہم صرف انڈیا سے نہیں لڑ رہے، اسرائیل اور امریکہ اور افغانستان اور ہر طرف دشمنوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. اس میں اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ دشمن ہماری صفوں کے اندر اور ہماری صفوں کے پیچھے سے بھی ہم پر حملہ کرے گا. اور ایسی صورت میں پوری پاکستانی قوم کو پاکستان کے آرمی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس پاک سرزمین کا دفاع کرنا ہے. اور اپنی نیتوں کو درست رکھیے. جو غزوہ ہند کی نیت سے لڑے گا وہ غزوہ ہند کا اجر پائے گا. جو قبائلی عصبیت، تعصب، لسانیت، فرقہ واریت
اور ان عصبیتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ناپاک کر لے گا وہ پھر محروم ہوگا. جنگ تو سبھی کو کرنی پڑے گی. اپنی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے مشرکوں سے تو ہم سب کو لڑنا پڑے گا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. جو وقت آپ کو مل رہا ہے اس کو غنیمت جانیں, تیاری کیجیے. آنے والے وقتوں میں یہ قوم آزمائی جائے گی. انشاءاللہ اللہ اس کو سرخرو کرے گا, لیکن ہمیں شہادتیں بھی دینی ہوں گی, استقامت بھی دکھانی ہوگی. اللہ آپ کا حافظ و ناصر و مالک ہو. پاکستان زندہ باد.